Today we are discussing about Article 12 and 13। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, ये जो कि पार्ट थर्ड है। और आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या क्या इंक्लूड्स करता है। स्टेट जो इंक्लूड करता है वह गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल एंड ऑल अदर अथॉरिटीज। एक बार इसे हम बेयर एक्ट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इधर देखते हैं। इसमें दिया गया है डिफिनेशन, आर्टिकल 12 है ये। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और क्या है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, और क्या है? ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 का सीधा सीधा मतलब यही है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है, बताया गया है आर्टिकल 12 में। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, जिसमें आप टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो आप पहले गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहला इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और क्या? गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। और क्या इंक्लूड करता है? ऑल लोकल अथॉरिटीज और ये ऑल लोकल अथॉरिटीज अथवा ऑल अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज और ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं या फिर जितने भी अदर अथॉरिटीज हैं वह स्टेट के अंतर्गत आते हैं। यही है आर्टिकल 12। एक बार दोबारा देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट या फिर लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज। इसमें कंडीशन क्या है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन है या फिर जो भारत के राज्य क्षेत्र या फिर भारत के सरकार के नियंत्रण में है, वह सब लोकल अथॉरिटीज या वह सब अदर अथॉरिटीज स्टेट के अंतर्गत आते हैं। यह है आर्टिकल 12। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे क्लॉज को 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 24th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। और आर्टिकल 13 का मतलब ये है, आर्टिकल 13 बात करता है कि जो लॉज असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, जो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं या फिर जो इस मूल अधिकार को न्यूनतम करते हो, मूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को जो भी विधि कम करती हो, न्यूनतम करने वाली विधि या फिर इनको अल्पीकरण करने वाली विधि, या फिर जो विधि इससे असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, उनके बारे में क्या प्रावधान है, यह आर्टिकल 13 में बताया गया है। तो इसे चलिए क्रम वाइज देख लेते हैं कि 13 के क्लॉज 1 में क्या बताया गया है।
13 के क्लॉज 1 में जो बताया गया उसे देख लेते हैं। इससे पहले एक बार हम लोग बेयर एक्ट में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। लाज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑल लाज इनकंसिस्टेंट यानी कि जो भी इनकंसिस्टेंस है विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, या फिर जो उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, उसमें क्लॉज 13 का क्लॉज 1 है ऑल लाज सभी विधियां इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be wide। इसका मतलब यही है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले immediately before the commencement of this constitution, जो इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि जो भी विधि इस संविधान के प्रारंभ के पहले बनी थी वह जितनी मात्रा तक इनकंसिस्टेंट है वह उतनी मात्रा तक वाइड हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी। कोई भी विधि, ये जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, इसके जितना भी असंगत है, जैसे कोई विधि बनाई गई है पहले और वह कुछ उसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो उसमें जितना प्रावधान फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उतना प्रावधान उतनी मात्रा तक वह शून्य हो जाएगा। ये है क्लॉज 1। और क्लॉज 2 क्या कहता है इसे देख लेते हैं एक बार। पहले बेयर एक्ट में द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगी which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। इसका मतलब ये है क्लॉज 2 का कि स्टेट कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगी जो इस जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट हो, या फिर कोई भी विधि अगर बना देती है तो वह जितनी मात्रा तक इस भाग के असंगत है उतनी मात्रा तक वह शून्य हो जाएगी। और ये स्टेट जो विधि बनाएगी ये स्टेट है कौन, स्टेट के अंतर्गत कौन आता है, आर्टिकल 12 जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है वही स्टेट है। क्लॉज 1 में है कि जो पहले विधि बनाई गई है वह जितना असंगत है शून्य होगी, और क्लॉज 2 में है कि यदि स्टेट कोई ऐसी विधि बनाएगी, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी, उसमें पहले द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी विच टेक अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, और एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वाइड। यानी कि कोई भी विधि अगर इस भाग के असंगत है या फिर इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई तो वह प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, जितना भी वह असंगत होगा उतनी मात्रा तक वह शून्य हो जाएगी। ये है 13 का क्लॉज 1 और 13 का क्लॉज 2। अब हम लोग देखते हैं 13 का क्लॉज 3। आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में ए और बी दो करके हैं। ए में बताया गया है कि लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है, और बी में बताया गया है कि लॉ इन फोर्स का मतलब क्या होता है।
और इसके बाद है आर्टिकल 13 का क्लॉज 4, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था 1971 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसमें ये बात कहा गया था कि कोई भी बात अनुच्छेद आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए इसे एक बार पेयर एक्ट में देख लेते हैं। ए में बताया गया है लॉ इंक्लूड्स, लॉ क्या क्या इंक्लूड करेगा, एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस या फिर कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या फिर अधिसूचना या फिर कस्टम और यूजेज यानी कि रूढ़ और प्रथा है। ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज ए लॉ के अंतर्गत यह इंक्लूड होता है। और बी है लॉज इन फोर्स, क्या क्या इंक्लूड करता है। लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। ये होता है लॉज इन फोर्स का मतलब। और आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में एक बात लिखा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 13 का क्लॉज 4 में बताया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। और आर्टिकल 368 में भी एक क्लॉज है क्लास 3, उसमें भी यह लिखा गया है कि इसमें कोई बात आर्टिकल 13 लागू नहीं होगी। ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज 4, जो कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे ऐड किया गया था। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यहाँ हमारा समाप्त हुआ। आर्टिकल 12 और 13 से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।